आदाब, नमस्कार। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, आपको मुंतखब दलित कहानियाँ सुनाने का। मुंतखब दलित कहानियाँ, ये किताब मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालीमी मेले में ख़रीदी। इसे साहित्य अकादमी ने शाये किया है। इसमें जो कहानियाँ हैं अलग अलग ज़बानों की, उनका तर्जुमा सीन एजाज साहब ने किया है। ये किताब हिंदी में इंतखाब व तरतीब रमनिका गुप्ता की थी, जिसका तर्जुमा साहित्य अकादमी ने शाये किया। मैं यहाँ से आपको रोज़ एक कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। मकसद है कि अदब उन लोगों तक भी पहुँचे जो उर्दू शायद पढ़ना नहीं जान रहे हैं। आज मैं आपको सुना रहा हूँ प्रहलाद चंद्रदास की कहानी लटकी हुई शर्त। गंगाराम गंगाराम नंगाराम नंगाराम, दुबला पतला नेक सा लड़का गंगाराम और पीछे पीछे चढ़ाती हुई ढीठ लड़कों की टोली। गंगाराम गंगाराम नंगाराम नंगाराम, अच्छे खासे नाम की ऐसी तैसी कर दी थी बदमाशों ने। गंगाराम आज इक्के दुक्के लड़कों के साथ इख्तलाफ करता, कभी कभार लड़ भी जाता, लेकिन जब लड़कों की पूरी टोली ही उसके पीछे पड़ गई तो वो क्या करता? वो रोता, गुस्सा करता और आखिर में भाग जाता। लड़के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, भाग गया गंगाराम, भाग गया गंगाराम। गंगाराम अपनी बेबसी पर रोता, गुस्से से उसके नक्शे फूल जाते। पर वक्त भी कैसा पलटा खाता है। वही गंगाराम आज इलाके का मशहूर गंगा बाबू है। और अभी जब कलही पटान में उसके बाल बच्चे घोड़े दौड़ाते हुए सरपट निकल जाते हैं तो उसके गंगाराम नंगाराम वाले साथी भौचक्के के रह जाते हैं। वही गंगाराम आज जय जय राम हो गया। मतलब ये कि उसे देखकर लोगों के हाथ उठ जाते हैं, जय राम जी की, जय राम जी की। गंगाराम की उम्र की सफ़ेदी मूँछों के अंदर ढके हुए मुंह से हल्के हल्के हंसी बिखेरती रहती है। तब आदमी बचपन में अलग होता है, जवानी में अलग और बुढ़ापे में अलग। और बचपन का तो बात की ज़िंदगी से क्या मेल, ख़ासकर गंगाराम जैसे लोगों का। लेकिन है और किसी का ना हो, गंगाराम का है। बात जिस इलाके की है वहाँ 15-20 घर ठाकुरों के और 150 घर सरकारी ज़बान में कमज़ोर तबकों के थे। ठेठ ज़बान में हासी, दुसाद, चमार और अहिर वगैरह के। अलबत्ता कभी एक दूसरे से दूरियों पर जैसा कि होता आया है, 15-20 घर ठाकुर इलाके का सर ऊंचा किए, बाकी सब दुम हिलाते हुए पीछे पीछे। गंगाराम उन्हीं में से एक अजीब गरीब दुसाद का लड़का था। गंगाराम के बचपन में सिर्फ दुसाद भर कह देना काफ़ी था, किसी ख़ास तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वैसे हरिचंद लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इससे एक तरह के बड़े तबके का पता चलता है, ज़ात पात की खासियत का पता नहीं चलता। जाने अनजाने में किस तरह सरकार ने एक तबकाती बेदारी का बीज बो दिया है ना। लेकिन सरकार का क्या है, दुसाद को लड़की की शादी करनी है तो दुसाद ही खोजेगा, चमार को लड़की की शादी करनी है तो चमार ही ढूंढेगा। हरिजन हरिजन करने से इन बारिशों का पता कैसे चलेगा? खैर, सरकार की बात दूसरी है, गांव भर की बात दूसरी। तो गंगाराम उन्हीं में से गरीब दुसाद का लड़का था, कमज़ोर और दुबला पतला, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ। जितना दुबला पतला और कमज़ोर लड़का था, खाना उतना ही ज़्यादा खाता था। लोग कहते हैं कि उसका पेट है या पाताल, पता ही नहीं चलता। और वो जो इतना खाता है वो जाता कहाँ है? अपने घर में भूंजी भाड़ नहीं, इसलिए अपने घर की बात क्या करता। लेकिन ठाकुर का घर किसी क्रियाक्रम में वो खाने के लिए बैठता तो देखने वाले देखते ही रह जाते। और रामकिशन बाबू की बेटी की शादी में तो कमाल हो गया। शादी हो चुकी थी, बोझ चल रहा था। गंगाराम जिस कतार में बैठा था उसके अलग अगल बगल और कतारें थीं। धीरे धीरे सारी कतारें उठ गईं। गंगाराम की कतार वालों ने थोड़ी देर गंगाराम के हाथ रोकने का इंतज़ार किया, लेकिन गंगाराम था कि खाया जा रहा था। आखिर थक कर वो भी उठ गए।
कानाफूसी होने लगी। कौन खा रहा है? गंगाराम, भाई किसका लड़का है? अरे गांव के एक दुसात का बेटा है। फिर लोग जोर जोर से पूछने लगे, कौन खा रहा है? हैरानगी से सब उसे देख रहे थे। ताज्जुब की बात है कि इतनी उथल पथल और बेचैनी में भी रामकिशन बाबू ने जब ये बात सुनी तो वो अपने को रोक ना पाए और उसके सामने कुर्सी डालकर बैठ गए। गंगाराम, तुम डरो मत, खाए जाओ। फिर परोसने वाले को बुलाया और कहा, तुम भी वही रुक जाओ और गंगाराम जैसे जैसे खाता जाता है तुम देते जाओ। गंगाराम ने एहसानमंद नज़रों से एक बार किशन बाबू को देखा और फिर खाने में जुट गया। ऐसा खाना बरस 2 बरस में भी तो नसीब नहीं होता। उधर अस्तबल में गंगाराम का बाप हरकू चमार के साथ घोड़ों के लिए सानी पानी कर रहा था। बात वहां तक भी पहुंच गई। बाप बेचारा तो शर्म से कट गया। उसने हरकू से कहा, हरकू चलो जाके उस हरामजादे को उठा लाओ। पूरा गांव तो उस हट्टू को जानता है, बाहर के इन बारातियों के सामने भी मेरी नाक कटा रहा है। हरकू एक अच्छे दोस्त की तरह हाथ मुंह धोकर खाने की जगह पर गया। करीब करीब सभी लोग खड़े होकर गंगाराम का यह तमाशा देख रहे थे। हरकू को भी शर्म आने लगी। साला पूरी गरीब बिरादरी की नाक कटा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आज ठूंस कर खा लेने के बाद कल से भूखी नहीं लगेगी। सामने रामकिशन बाबू को बैठा हुआ देखा तो हरकू एक बार ठिठका, लेकिन बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। वो लहक कर गया और छट से गंगाराम का दाहिना हाथ ही पकड़ लिया। एक निवाला मुंह में। गंगाराम भौचक्का रह गया। रामकिशन बाबू की तफरी में रुकावट पड़ी, फिर भी वो बिगड़े नहीं। शायद अपनी लड़की की शादी थी इसलिए। जाओ, अब खाओगे भी कैसे? जमा ने तो छू दिया। गंगाराम ने भी महसूस किया वो तो ऊंची जात का है। उसने धीरे से निवाला पत्तल पर रखा और उठने लगा। यहाँ भी उसे उठा ही नहीं गया। उसे उठा ही नहीं जा रहा था। हरकू ने पकड़ ही लिया था। उसने संभाल कर उठाया। क्यों पिल पड़ते हो इस तरह खाने पर? बाद में हरकू ने तो समझाने की कोशिश की थी। ये ठीक है कि हम लोग देवताओं की तरह अगरबत्ती और फूल की खुशबू सूंघ कर नहीं रह सकते। हमें एक पेट भात चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या इस तरह जलील होकर? ये भी ठीक है कि हमें कभी बढ़िया खाना नसीब नहीं होता और बाबू लोग के यहाँ किसी मौके पर ही ऐसा खाना मिलता है। लेकिन गंगाराम ने बात काट दी थी। कहा था, काका मैं सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाता, मैं खा खाकर इतना मोटा, इतना ताकतवर हो जाना चाहता हूँ कि मुझे जो लड़के रात दिन चिढ़ाते रहते हैं गंगाराम नंगाराम कह के, मैं अकेले उन सबों को सबक सिखा सकूँ। हंस पड़ा था हरकू। कहा था, ठीक है, लेकिन वो ताकत एक बार पेट ठूंस कर खा लेने से नहीं आती। उसके लिए रोज़ रोज़ भरपेट खाना मिलना चाहिए। और रोज़ रोज़ भरपेट खाने का इंतज़ाम कर लिया था गंगाराम ने। वो दिन और ये दिन। ठाकुर रामकिशन के अस्तबल को सानी पानी खिलाता था। उसका बाप आज खुद वो अस्तबल का मालिक है। खाना देखकर पेट भरने के लिए टूट पड़ने वाला गंगाराम खुद कितने लोगों का पेट भरता है। 10 कट्ठे में फैला हुआ उसका मकान और ख़ानदान, उसके बढ़ते हुए लोगों से भरा पूरा घराना। कभी कभी गंगाराम अपनी छत पर टहलता हुआ गुजरी हुई पुरानी तारीख की तरह पूरे इलाके को देखता जाता है और सोचता किस तरह लक्ष्मी ठाकुरों के बस्ती से सरकती हुई धीरे धीरे उसके पास आ गई। आन बान और शान में जीने वाले ठाकुर खोखले होते गए और वो देरी दल में सर झुकाता है उस हरकू काका के लिए जिसने उसे उस दिन हाथ पकड़कर खाने से उठा लिया था। और समझ में आने के बाद उसे दूर दूर तक लोगों की हंसी अपना पीछा करती हुई लगी थी। ये पेट, हाँ ये पेट ही परेशानियों का जड़ है। पहले इसी का जुगाड़। उसकी नज़र गई थी अपने हाथों पर। बहुत छोटे से थे उसके हाथ। उसने अपने पिताजी के हाथों की तरफ देखा था। वो रामकिशन बाबू के अस्तबल में पानी सानी में फंसे थे और सानी पानी करते हुए उसके पिता एक दिन चल बसे थे। मरते मरते वो अपने बाप होने का फ़र्ज ज़रूर अदा कर गए थे। गंगाराम की शादी करा गए थे। गंगाराम छटपटा कर रह गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
कभी के पेटू गंगाराम ने अपना पेट काट काट कर किसी तरह बेटे को पढ़ाया लिखाया। कभी कभी गंगाराम हरकू काका की तरह गांधी बाबा को प्रणाम कर लेने से मना करता है, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद फौरन हरकू काका की तरह गांधी बाबा को प्रणाम कर लेने से मना करता है, क्योंकि पढ़ने लिखने के फौरन बाद मुनुआ को नौकरी मिल गई थी बैंक में। मुनुआ ने बाद में समझाया था गांधी बाबा ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि दुसात, चमार, हासी वगैरह छोटी जात के लड़कों की पढ़ने के फौरन बाद नौकरी लग जाती है। अभी दूसरा बेटा शिवचरण बताता है कि ऐसा अम्बेडकर नाम के एक आदमी की वजह से हुआ है, लेकिन किसी की भी वजह से हुआ हो, जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते गए धनाधन नौकरी में लगते गए। मुनुआ बैंक में, शिवचरण पुलिस में, हरचरण ऑफिस में, और गंगाराम अपने बड़े होते हुए हाथों की तरफ खुश होकर देख रहा था। हरकू काका तब भी जिंदा थे और कभी कभी आते रहते थे। उन्होंने समझाया था, बेटा ऐसा नसीब किसी किसी का होता है, किसी को दौलत मिलती है तो औलाद नहीं, किसी को औलाद मिलती है तो दौलत नहीं। तुम्हारे पास अभी दौलत और औलाद दोनों हैं, थोड़ी समझदारी से काम लेना। दौलत से दिमाग खराब हो जाता है। बाबू की तरह बुरी आदतों से बचना। बाबू की खराबी गंगाराम में नहीं आई। बाबू में ये खराबी नहीं होती तो क्या गंगाराम गंगाराम होता? क्या वो वही गंगाराम नंगाराम नहीं रहता? बाबू में आन बान और शान के अलावा एक और खराबी थी, लड़कियों का शौक। घर में खूबसूरत और समझदार बीवियों के रहते पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबू लोग कैसी कैसी लड़कियाँ उठा लाते थे। एक और से मुतमईन हो जाए वो क्षत्रिय कैसा। क्षत्रिय और मर्दानगी की ये नई तारीफ थी उनके सामने, और यही तारीफ ले डूबी उन्हें। ये दूसरी तीसरी औरतें लाई जाती थी तफरीह के लिए। ये पान खाती थी, शराब पीती थी और तरह तरह की फरमाइशें करती। बाबू लोग उनके पीछे धीरे धीरे चलते जाते। हालांकि उन औरतों में भी किसी किसी ने तारीख बना दी और अपनी वफादारी और अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए आज इलाके में याद की जाती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। ज़्यादातर ने बाबुओं को लूटा और चल पड़ी। हालांकि कुछ बाबुओं ने पेशे में डलवा दिया, पर उनसे हुई आमदनी रामकृष्ण जैसों के लिए डूबते को तिनके का सहारा, कहावती बनकर रह गई, कुछ बन न पाया। ऐसे ही लम्हों में बाबुओं के यहाँ की लक्ष्मी गंगाराम के हाथों से रखने लगी थी। बड़े बड़े मौक़ों पर काम दिया गंगाराम ने बाबुओं को। 3 कमाऊ पूत के पैसे एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। उनका इससे बढ़िया इस्तेमाल क्या हो सकता था? लेकिन पैसे क्या यूं ही दिए जाते? गंगाराम ने पहले तो हाथ जोड़ दिए थे, मैं एक अदना सा आदमी क्या मुँह लेकर आपके दरवाजे पर पैसे वसूल करने आऊँगा। दरवाजे पर के बाबू को ताव आ गया था, मैं उधार मांगने आया हूँ, न भीख मांगने। इतनी दौलत पड़ी है मेरी, ले लो एक। कहा ना आन बान और शान, और बस 1 2 3 गिनती तो कभी ख़त्म नहीं होती। फिर बाबू भी बढ़ते गए, 1 2 3, और इधर गंगाराम गड्डियाँ गिन रहा था, 1 2 3। इसी बीच एक दिन हरकू फिर आधम के, जी हाँ इस बार आधम के थे। आए तो थे न्योता लेकर, लेकिन हरकू काका ने न्योता दिया था। न्योता के बहाने धमकी दी थी। कहा था, गंगाराम मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें होशियार किया था। हुआ क्या काका? होगा क्या खाक? मैंने अभी अभी शिवचरण को दुखहरण बाबू की लड़की के साथ खलियान में देखा। ये बुराइयां आती ही हैं धन के साथ, इसीलिए। पर काका बाबू ने एक ज़माने में हमारी बहू बेटियों के साथ भी नहीं गंगाराम, बदला नहीं, और बदला भी तो इस तरह से बिल्कुल नहीं। गंगाराम मायूस हो गया था। बात आगे बढ़ाई थी हरकू काका ने। ताकत है तो एक आज़म करो। कैसे? रामकृष्ण बाबू की बेटी की शादी वाला वाक़या याद है तुम्हें? गंगाराम का काला चेहरा भी सुर्ख होता हुआ नजर आया। मैं उस वाक़े की याद तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं दिला रहा हूँ, वो तो तुम्हारे बचपन की बात है। मैंने तुम्हें दस्तरखान से हाथ पकड़ कर उठाया था, लेकिन तुम पत्तल हाथ में लेकर उठे थे, याद है? गंगाराम ने हाँ में सर हिला दिया।
और आज भी वही उसूल चल रहे हैं। जब हम उनके यहाँ नौकर होते हैं, अपना झूठन आप साफ करते हैं और हमें मलाल नहीं होता, लेकिन जब दावत में न्योता लेकर बुलाया जाता है तब भी, और जब हम बाबुओं को बुलावा देते हैं तो हमें सूखा पहुंचाना पड़ता है। वो हमारे यहाँ बैठकर नहीं खाते, और जो हम सूखा देते हैं पता नहीं उसको भी खाते हैं या वो भी नौकरों चाकरों को दे देते हैं। इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? हिम्मत है तो सात पात की इस दीवार को तोड़ो, या फिर ऊंची जात के होने के उनके घमंड को। कहते हुए हरकू चाचा नीचे उतर गए। गंगाराम सोचता रह गया। धमाका हुआ। इस बार इलाके में रामकिशन बाबू की पोती की शादी में कोई भी इतर जात खाने नहीं जाएगा। रामकिशन बाबू अभी जिंदा थे, सुना तो सकते में रह गए। आखिर क्यों? गंगाराम ने ऐसा कहलवा भेजा है। रामकिशन बाबू ने अपना खास आदमी गंगाराम के पास भेजा। अरे मेरी ही पोती की शादी पर ऐसी कसम क्यों? ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि आपकी पोती की शादी है और हम खाने से कहाँ इनकार करते। शर्त यह है कि खाने के बाद हम अपना पत्तल खुद नहीं उठाएंगे। दावत देकर जाते हैं तो सचमुच इज्जत भी दीजिए, और ये इज्जत और एहतराम अगर आपने दिया तो सबने दिया, क्योंकि आप तो गांव के सर के ताज हैं। ये बात भी सुननी थी, वो भी गंगाराम के मुंह से। गंगाराम रखता है शर्त, जिसका बाप रामकिशन बाबू के अस्तबल में घोड़ों को नहलाते धुलाते सानी पानी करते मर गया, अब उसे इज्जत चाहिए? नहीं, यह नहीं होगा। रामकिशन बाबू चिल्लाए। जाकर गंगाराम से कह दो वो अपनी औकात पहचाने। कहने की ज़रूरत नहीं थी, अपनी औकात पहचानने लगा था गंगाराम। अपने पूरे इलाके में शादी करवाई। शादी के दिन सभी का खाना मेरे यहाँ। तनाव बढ़ गया था, खिमाबंदी होने लगी। गंगाराम को यह देखकर खुशी भरी हैरत हुई कि इज्जत पाने के लिए सभी इतर तैयार थे, इसलिए सब उसका साथ देने आ खड़े हुए थे। गंगाराम अचानक अपने आप को बहुत ताकतवर आदमी समझने लगा। रामकिशन बाबू उसके सामने बौना लगने लगे थे। ठीक शादी के दिन बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। गांव की बेटी की शादी में कौम का नाम चमार। सभी ने रामकिशन बाबू के यहाँ काम किया जरूर, पर खाया किसी ने नहीं। खाना खाया गंगाराम के यहाँ, जहाँ सबको बराबरी का दर्जा मिल रहा था। गंगाराम के यहाँ इस दावत से हरकू काका जब खाने के बाद जाने लगे तो गंगाराम ने रोक लिया। मुझे अपने पैर छू लेने दो काका, अगर तुम ना होते हरकू काका बूढ़े हो चले थे, आंखें भी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उन धुंधली आंखों में भी चमक आई और गई। इससे गंगाराम निहाल हो गया। आज हरकू काका नहीं है, लेकिन उनकी तजवीज़ ने कितनी ताकत दी गंगाराम को, कैसा एहसास दिलाया। इलाके वालों को कभी भूल पाएगा गंगाराम? आज हरकू काका नहीं है, लेकिन उनकी तजवीज़ ने कितनी ताकत दी। गंगाराम को कैसा एहसास दिलाया। इलाके वालों को कभी भूल ना पाएगा गंगाराम। गंगाराम ने हरकू काका के इस कर्ज को भी अच्छी तरह चुकाया। उनके नाम से एक हाई स्कूल खोलकर, हरकू राम हाई स्कूल। क्या होगी इससे बेहतर श्रद्धांजलि? क्या होगा इससे बेहतर पैसे का इस्तेमाल, ताकि वहाँ से और निकले मुनुआ, और निकले शिवचरण, और निकले हरिचरण, और बने गंगाराम। वो दिन और ये दिन। गंगाराम की शर्त जहाँ की तहाँ लटकी हुई है। कितनी शादियाँ बाबुओं के यहाँ हुई, कितनी शादियाँ इतरों के यहाँ हुई, लेकिन ना उन्होंने इनके यहाँ खाया, ना उन्होंने इनके यहाँ। पहले तो सूखा भी चला करता था, अब तो वो भी बंद हो गया। गंगाराम अलबत्ता बाबू की मदद ही करता है। दरी, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह ऐसे मौक़ों पर काम आने वाली चीज़ें देकर। कभी कभी अपनी दोनों बंदूकें भी दे देता है। शादी ब्याह में बाबुओं के दरवाजे पर गोली छोड़ने का रिवाज चलाए रखने के लिए। अगर बंदूक चलाने वाला कोई ना हुआ तो अपने बेटों या पोतों को भेज देता है।
लेकिन खाना ना बाबा। खाने की वही शर्त, मंजूर हो तो कहो, आते हैं। कौन करेगा मंजूर? एक क्वेरन थी, रानी बन गई तो बैगन को टैंगन कहने लगी। गंगा राम ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। कितने मेल जोल से भाईचारे के साथ रहते थे वो लोग। गंगा राम की सफेद मूछें फड़फड़ाने लगती। तो ये थी कहानी लटकी हुई शर्त।